बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग फेस टू फेस विद मोहम्मद अकबर बाजवा। आज के प्रोग्राम का ब्रीफली आपके साथ ज़रा रन डाउन शेयर कर दूं। वो ये कि गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, उसके बावजूद गिरफ्तार हो गए हैं। और असद कैसर साहब को कल एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। पुलिस, FIA या फिर एंटी करप्शन, ये इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उन्हीं के मातहत हैं और इलेक्शंस अनाउंस हो चुकी हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है। और इस वक्त में ये इन गिरफ्तारियों का क्या कोई फ़ायदा होगा किसी को या नहीं होगा, और ये किस तरह से मतलब एक ही पार्टी के लीडर्स को जो टारगेट किया जा रहा है, और फिर अगेन सवाल तो निगरान हुकूमतों पे उठेगा। इस पर कुछ बात करेंगे। उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने कल एक बयान दिया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तमाम जमातों को आना चाहिए। फिलहाल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, लेकिन स्पेशली उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि अगर हमने फ्यूचर में ये रास्ता रोकना है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कोई पावर में ना आए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे साथ साइन करें। क्या इमरान खान बिल फर्ज महाल अगर बाहर आ जाते हैं, अगर उनको जमानत मिल जाती है, अगर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है, तो क्या वो अपना तर्ज सियासत तब्दील करेंगे? क्या बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं उससे जो उन्होंने कहा, आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, दैट हैज़ ही लर्नड हिज लेसन। और उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि वेलकम टू द क्लब। आपको अब पता चला है कि मुसीबतें होती क्या हैं पाकिस्तान में जो आती हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो खुसूसी अदालत ने उनको सज़ा सुनाई थी, उसको कलअदम करार दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। मज़ार-ए अकबर नकवी साहब ने, जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, उसके बाद उस पर अपील थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, उस पर बेंच बन गया है। पुराना केस है। और उसके अलावा फैज़ाबाद के हवाले से तो आपको पता ही है कि उस पर अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट समाते कर रही है। ये पुराने केसेस निकालने से फ़ायदा क्या होगा? क्या आज के हालात व वाक़यात पर फ़र्क पड़ेगा पुराने केसेस में मिसालें बनाने से? मेरे साथ जो एमिनेंट पैनल है, मैं आपसे तारुफ़ करवा देता हूँ। हबीब अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, और रज़ा रूमी साहब, ये 3 सीनियर जर्नलिस्ट साथ मेरे साथ हैं। ये जो रन डाउन मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस पे जाने से पहले आज एक जो इंसिडेंट हुआ है मियाँ वाली के अंदर, PF की ट्रेनिंग बेस के ऊपर हमला हुआ, 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। 3 जहाज़ जो कि ऑलरेडी ग्राउंडेड थे, उनको सिर्फ उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा कल बलूचिस्तान में, KP में 2 हमलों के अंदर कम अज़ कम 17 पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं। और उन जवानों को, उनकी अरवाह को करोड़ों पाकिस्तानियों के करोड़ों सलाम। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, क्या इसकी वजह जो अफ़गान तारकीन या फिर अफ़गान जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको रिपैट्रिएट करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी रखी है वो दुरुस्त है? क्या ये उसका बैकलैश है? अफ़गानिस्तान से तमाम दहशतगर्दी की वारदातें जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं, उनके डांडे तो मिलते हैं। तो मैं हबीब अकरम साहब से स्टार्ट करूँगा, नसरुल्लाह मलिक साहब और रज़ा रूमी साहब, आपकी इजाज़त से, क्योंकि हबीब अकरम साहब का इस पर अफ़गानिस्तान जा चुके हैं कई दफ़ा। जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था तब भी वहाँ पर मौजूद थे। और हबीब साहब, हाउ डू यू सी दिस? ये वजह क्या है? ये जो कनेक्शन हमारे नाइव जहनों के अंदर आता है कि शायद एक तो वो है ठीक है अपनी जगह पे कि अफ़गानिस्तान से तो इसके सारे जाके कनेक्शंस वहीं पे मिलते हैं जो इस वक्त दहशतगर्दी पाकिस्तान में TTP ने या तहरीक जिहाद पाकिस्तान जिसने आज क्लेम किया है, इसका कोई ताल्लुक अफ़गान तारकीन वतन की रिपैट्रिएशन के फैसले से भी है आपके ख्याल में? अकबर साहब, पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्दी की वारदातें देखें तो इनमें एक पैटर्न नजर आता है। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आने लगती है, पाकिस्तान के अंदर प्रोसेसेस जो हैं वो दस्तूर और कानून के मुताबिक चलना शुरू होते हैं, तो साथ ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर भी आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा जो हमारा दुश्मन है, खा वो कहीं हमारे अंदर छुप के बैठा है या वो किसी का हाथ है जो बन के हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसी सूरत में हमारे दुश्मन ही हमें उस पटड़ी से उतारने की कोशिश करते हैं। और बिलखुसूस जब भी आप देखिए कि इन चीज़ों को आप जोड़ के देखिए कि जैसे ही हमने इलेक्शन के बारे में हमने अपनी यकसुई का मुजाहरा किया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन को और सदर मुमलिकत को कि वो आप अपनी एक बाकायदा तौर पर तारीख का ऐलान करें, तो जैसे ही तारीख का ऐलान होता है उसके बाद यकायक ये वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं चाहते, क्योंकि स्टेबिलिटी का रास्ता जो है वो इलेक्शन से होकर गुजरता है। तो ये एक बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के जो बहुत से, देखिए, जब हमने पाकिस्तान के अंदर से हम गैर कानूनी तारकीन वतन को बाहर भेज रहे हैं
तो ये कोई इतना आसान फैसला नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस फैसले के से करने से पहले और इसकी इंप्लीमेंटेशन से पहले एक बाकायदा मंसूबा होना चाहिए था। ना सिर्फ हमारा इंटरनली हम उस मंसूबे के ऊपर पूरी गुफ्तगू करते, बल्कि एक्सटर्नली भी हम अपने दोस्तों से रब्ता करते, हम सऊदी अरब की मदद हासिल करते, हम अपने अरब भाइयों की मदद हासिल करते और उसके बाद हम अफगानिस्तान को एतमाद में लेते। ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। हमने इस पूरे प्रोसेस को सिंपल एक हुक्म की सूरत में शॉर्टकट उसका लिया। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो डेफिनेटली उनके कुछ रिपरकशंस होते हैं, क्योंकि जब हम यहां से लोगों को बाहर भेजेंगे तो पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो बाकायदा दहशतगर्द हैं लेकिन अफगान सरजमीन पे हैं। तो अफगान हुकूमत अगर इसको कहे ना कहे, लेकिन वो भी कुछ लोगों को हमारी तरफ धकेल सकती है। तो लिहाजा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेरा ख्याल है कि हमें एक दफा दोबारा इस पर जरा गौर करना चाहिए और इसकी डिटेल्स को कुछ मजीद फाइन ट्यून करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे आपकी बात से ये समझ आई है कि आप वैसे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब का जो इस सब मामले के पर्सपेक्टिव है, आप उससे अग्री कर रहे हैं दैट तरीका नहीं है ये भेजने का, और जैसे आपने कहा कि शायद कुछ उजलत के अंदर ये प्लान किया गया है। नसरुल्लाह मलिक साहब, ब्रीफली इस पर कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और वो ये है कि आप किस तरह से देख रहे हैं? हबीब साहब कह रहे हैं कि एक पैटर्न है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पैटर्न क्या ये 2018 में भी था? उस वक्त भी दहशतगर्द हमले शुरू हो गए थे, याद दहानी के लिए बता दीजिए, या 2013 में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो यही मामले ये जानबूझ के बनाए जाते हैं? क्योंकि आज तो ये कहा गया कि ये इंडिया की तरफ से प्लान्ड है। डू यू एग्री टू इट? देखिए, एक बात तो हबीब अकरम साहब की उससे इत्तेफाक किया जा सकता है कि जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है, जब भी मुल्क के अंदर आइन और कानून के तहत चीज़ें आगे बढ़ने का मामला आता है, तो आपकी मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो उस वक्त टारगेट करती हैं पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान किसी बहरान से बाहर ना निकल सके। अब रही बात जो गैर कानूनी लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको निकालने का फैसला, तो मेरे ख्याल में ये किसी सियासी जमात की हुकूमत के दौरान मुमकिन नहीं था। अगर आप तसव्वुर कीजिए कि पीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, कभी फैसला न करती। अगर केपी के अंदर मौलाना फजल रहमान की हुकूमत होती, वो कभी फैसला न करते। MMA की हुकूमत होती। तो ये फैसला करने के लिए आपको कम से कम ऐसा माहौल दरकार है जिसमें लोग इलाकाई सियासत, वोट बैंक को जो है वो पसे पुश डालकर इसको ये फैसला करते। अब प्रॉब्लम इस वक्त हमें जो फेस हम कर रहे थे वो ये था कि मुल्क की इकानमी के अंदर जो बड़े बड़े हमें नुकसान पहुंचाए जा रहे थे, उसमें इन तारकी जो गैर मुल्की मुकीम है पाकिस्तान के अंदर, उनका एक बड़ा हाथ था। फिर दूसरा, टेररिज्म के हवाले से एक बड़ी तादाद जो है वो जो पनाह लेती है इन लोगों के पास जो वहाँ पाकिस्तान में मुकीम है, जिनके पास ना डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यहाँ पे आए और यहाँ पे अपने उन्होंने घर बना लिए, बड़े बड़े मोहल्लात खड़े कर लिए, उन घरों से वो उनको सपोर्ट भी मिलती है, उन्हें पनाह भी मिलती है। इसलिए पाकिस्तान को जो पिछले 1 साल से टेररिज्म की एक नई लहर का सामना था, उसका एक बेहतरीन हल ये था कि हम तमाम उन गैर मुल्कियों को निकाल दें जिनके पास दस्तवाज़ात नहीं है, और ये क्लियर हो जाए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा पाकिस्तान में वो रहेगा। तो आपके ख्याल में ये एक वजह ये भी हो सकती है ठीक फैसला कि पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। तो तीसरी वजह, अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, अफगानिस्तान से बार बार हम ये कह रहे हैं कि वहाँ की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करने दिया जाए, जिसपे वहाँ की जो अफगान हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत, वो ये कहती है कि बहुत से लोग यहाँ से जा चुके हैं और बहुत से लोग जिन तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ा ऑपरेशन करने के मूड में अफगान हुकूमत नजर भी नहीं आती। तो वो जो इन पनाहगाहें जो वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से लोग जब पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो फिर सपोर्ट मिलती है उन लोकल ग्रुप्स को जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर फैसला है। इसको आज नहीं तो कल आपको करना ही था। स्ट्रेटजी बाकायदा बनानी शुरू कर दी गई थी उस वक्त जब ये टेररिज्म की लहर आई थी। तो मेरे ख्याल में अगरचे उसको शायद इतना ओपन ना किया गया हो, लेकिन स्ट्रेटजी इख्तियार कर ली गई और यही मुमकिन था इतनी उजलत में, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर, मूविंग ऑन, मलिक साहब आपसे ही सवाल है। आज फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया 1 साल 2.5 माह के बाद। एक मुकदमा दर्ज हुआ कि जनाब इस्लामाबाद में फलां सड़क के ऊपर शहबाज गिल को पकड़ा गया था। ये रहनुमा वहाँ पे आए और इन्होंने आके नारेबाजी शुरू कर दी कि शहबाज शरीफ को रिहा करो। मैं आपको FIR का मतन बता रहा हूँ, उसमें धमकी की दफ़ा लगी हुई है, उसमें लाउड स्पीकर एक्ट भी लगा हुआ है, उसमें हिंडर करना कि जनाब आवाम के जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनके अंदर ये लोग इन्होंने रख ना डाला। खैर,
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को कल गिरफ्तार कर लिया। लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब हर बंदा ये बात कर रहा है कि भाई इस्तेहकाम पार्टी के जलसे में नहीं गए फवाद साहब, तो इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंप्रेशंस अच्छे तो नहीं है नसरुल्लाह मलिक साहब, और इनका कोई फायदा होगा क्या आपके ख्याल में? देखिए, ये बात इस लिहाज से ये भी दुरुस्त है कि एक सियासी जमात ये गिला शिकवा करती नजर आती है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उन्हें जलसे करने की इजाजत नहीं है या उनके लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए, असद कैसर साहब के ऊपर इल्जाम ये है कि उन्होंने स्वाबी के मेडिकल कॉलेज में जो तिब्बी आलात खरीदे गए वहाँ पे करप्शन की है। अच्छा, मसला ठीक है, बाजू मरोड़ना भी हो सकता है, मसला ये भी हो सकता है कि किसी को प्रेशराइज करना भी हो सकता है, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौमी असम्बली के अंदर जो भर्तियां की गई और जिस तरीके से भर्तियां की गई उसके बहुत से जिम्मेदारान हैं। सेनेट में जो भर्तियां की गई वो भी आपके सामने है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो लोग हुकूमत में बैठे होते हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें अब कोई नहीं पूछेगा, वो ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं जिसकी बुनियाद पर उनके ऊपर हाथ डाला जाता है। रहा मामला फवाद चौधरी साहब का, देखिए फवाद चौधरी साहब हों या वो लोग हों जो पीटीआई से अलर्जी इख्तियार करके साइड पे बैठ गए हैं, उन्हें भी किसी न किसी जगह पे दबाव का सामना है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, दबाव का सामना उनके ऊपर ये जरूर है कि अगर वो साइड पर होकर बैठते हैं या उनके माजी में अगर उनके लिए रूह रियायत की गई तो वो कम से कम उन्हें सियासी मैदान में किरदार अदा करना चाहिए। ये रियायतें जब हासिल अब करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ आईन और कानून के तहत ये दुरुस्त चीजें नहीं है, लेकिन अब जब फैसिलिटेट होते हैं तो उस फैसिलिटेशन की कुछ ना कुछ आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में जितने लोग ये फैसिलिटेट होते रहे, आप देखिए किन लोगों के खिलाफ मुकदमा जो थे उस जमाने में, तो जब आप हुकूमत में थे या हुकूमत से बाहर निकले, अपने कानून को अपने हाथ में ले लिया, आपने मुल्की रियासत को ललकार दिया। आप कह रहे हैं कि there's a price to it, और वो जो मेंटेन न रहने दिया, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया। जब आप कानून को जो है बलाए ताक रखकर एक ऐसी फोर्स बनना शुरू हो गए। सर, सड़क पे एहतजाज नसरुल्लाह साहब, ऐसे माजरत के साथ मैं वैसे कह रहा हूँ, एक पुरअमन एहतजाज सड़क के ऊपर सब करते हैं, मतलब ये पर्चा हर एक पे तो नहीं हो रहा, ये वन साइडेड तो चल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि किसी कौमी रहनुमा ने जाके थाने में अपने कारकुनों को छुड़ाने के लिए धक्के मारे हो, पुलिस अफसरान को और पुलिस मुलाजमीन को, अपने कारकुनों को छुड़ाकर बाहर ले गया हो? सर, उस वक्त क्यों नहीं था पर्चा हुआ? निचले लेवल पे कौंसल लेवल पे या निचले सियासतदान ये हरकतें करते हैं, किसी कौमी रहनुमा ने पाकिस्तान में शायद ये कभी हरकत नहीं की, लेकिन ये भी हमने देखा ही होगा। ठीक है, अच्छा मैंने ब्रेक की तरफ जाना है हबीब साहब, उससे पहले ब्रीफली आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, निकाला क्या चाहते हैं हम इस तरह के मामलात के साथ जो चल रहे हैं आपके सामने, ये जो ताज़ा गिरफ्तारियों की लहर हुई है, फ़ायदा होगा किसी किस्म का बिटवीन द लाइन्स, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे प्लीज़? देखिए, अहम तरीन बात यह है कि क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई कमी आएगी या नहीं, ये है वो बुनियादी सवाल। देखिए, जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है तो उनका तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माजी का एक ताल्लुक था, लेकिन अब तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो सियासत छोड़ चुके हैं। हाँ, असद कैसर साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर अपनी जमात का हिस्सा है और अपनी जमात का मौक़िफ़ भी बयान करते रहे हैं। अब असद कैसर साहब को आप अंदर ले जाएं, आप अब उनका मामला तो बिल्कुल अलग है फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब का कोई अपना कुछ होगा कि वो आईपीपी में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, वो किसी और पार्टी में जाना चाहते होंगे, वो तो उनका अपना मामला है। लेकिन असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हो या कोई भी और गिरफ्तारी हो, देखिए क्या पार्टी की पजीराई में कमी आ रही है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। इस वक्त ये मैटर नहीं कर रहा कि इलेक्शन कौन लड़ेगा, सेंट्रल कैंपेन होगी या नहीं होगी। इस वक्त मैटर सिर्फ एक ही चीज़ कर रही है कि क्या इंतखाबी निशान बल्ला होगा और बल्ले के निशान पर कौन इलेक्शन लड़ेगा, ये कोई नहीं देखेगा। तो इस वक्त इलेक्शन समहाउ जो भी माहौल बना है उससे इलेक्शन इंडिविजुअल्स से निकल के अब पार्टी के साथ जुड़ गया है, तो लिहाजा इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है कि ये शायद जो पीटीआई का वोटर है उसको कुछ थोड़ा मजबूत करेगी अपने रिजॉल्व में। काउंटर प्रोडक्टिव है हबीब साहब आपके ख्याल में? रजा रूमी साहब, आपका इस पे क्या प्रोडक्टिव से इस पे आपकी क्या है सर कि एंटी करप्शन करे गिरफ्तार, या पुलिस करे या एफआईए करे, हैं तो निगरान हुकूमतें इस वक्त और उनके अंडर हैं सब कुछ, और फिर एक ही तरफ टारगेट चल रहा हो, और फिर साथ हम ये कहें कि जनाब हम किसी तौर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का तासुर देने में भी कामयाब हो जाएं, कैसे मुमकिन होगा? और आगे ये तो मजीद ख़राब नहीं होंगे हालात इस तरह की जो टारगेट किया जा रहा है कि पार्टी को? जी बिल्कुल ख़राब होंगे हालात, और ढाई अफसोसनाक बात है कि जो इलेक्शन की डेट का
बिलाखिर तयन हुआ, उसी वक्त असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये बात दुरुस्त है कि उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा था, पहले से मौजूद था। लेकिन अगर आप माजी में देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो स्पीकर थे, उनके ख़िलाफ़ भी इसी नौयत का एक मुकदमा था और उसी मुकदमे की उन्हें पादाश में उनको जनरल मुशर्रफ के दौर में काफ़ी साल उन्होंने जेल में भी गुजारे। ये हथकंडे जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। देखिए, कौमी असम्बली की का जो स्पीकर होता है और सेनेट में वहाँ पर जो भर्तियाँ होती हैं वो सिविल सर्विस के निज़ाम के थ्रू नहीं होती, बल्कि वो स्वाबदीद पर होती हैं। कौमी असम्बली की अपनी स्पीकर की एक प्रोसेस है, उनको ऑटोनॉमी और ख़ुद मुख्तारी है, लेकिन हमेशा इस पर मुकदमा बन जाता है। ये भी एक अजीब व गरीब बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो असद कैसर की गिरफ्तारी है, ज़ाहिर बात है ये मुकम्मल तौर पर सियासी एक जिसे कहना चाहिए इंजीनियरिंग का ही शाखसाना है और इसके अलावा कोई इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से इस वक्त इलेक्शन से पहले का माहौल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल भी जमहूरियत के लिए और एक शफाफ इलेक्शन के लिए साजगार नहीं है। देखिए, इससे कतई नज़र कि कौन सी पार्टी जो है वो टारगेट पर है। हमने 2017-18 में यही बातें कही थी और कहते आए हैं कि आप इस तरह से मुल्क में जमहूरियत को तक़वियत नहीं दे सकते कि आप एक साइड जो है उसको आप दबा कर और लेकिन इस चीज़ पे हमारा इत्तेफाक है कि 2 wrongs don't make 1 right। उस वक्त गलत था, इफ एंड बट के अलावा ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। नहीं, मगर बात ये ना अकबर के वो उस वक्त भी वो गलत हो रहा था, ठीक है, और आज उसका रिवर्स हो गया है, किरदार बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन दूसरा काम हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट चलता रहता है तो फिर ये रुकता नहीं ना कहीं पे। कल को किसी और की हुकूमत आएगी, वो दूसरों को टारगेट करना शुरू करेगा। आपने देखा था 2024 में क्या हुआ था, फिर तो यही लॉजिक चलती रहेगी। हाँ, लेकिन बात यह है कि असल में हमारी इससे कुछ नहीं सीखती। जो पहले उन्होंने ये पूरा चक्कर किया 2017 और 18 में, उससे क्या हासिल हुआ? मुल्क में किसी किस्म की कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, मईशत जो है वो गिर गई। अभी आज 2023 और 24 में अगर वो वही चीज़ दोहराई जाएगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? वही निकलेगा जो पहले निकला है। तो हमें तो इस वक्त ये देखना है ना कि इस मुल्क में इस्तेहकाम किस तरह से आए। सियासी इस्तेहकाम और मईशत की बहाली आपस में मुंसलिक हैं और दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि मईशत को बदल देंगे और ये कर देंगे, लेकिन इस तरह के हालात से नहीं मईशत ठीक होगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैंने एक ब्रेक की तरफ जाना है। वैसे मुझे वो अमजद साहब का वो याद आ गया कि दायरों में चलने से दायरे तो बढ़ते हैं, फासले नहीं घटते। एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बिलावल साहब ने जो एक ऑफर आई वुड से कि रखी है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वैसे उन्होंने सबके लिए की, लेकिन इन पर्टिकुलर पीटीआई को उन्होंने कहा है कि पीटीआई को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करना चाहिए, हमारे साथ मिलना चाहिए इन 2 पार्टीज़ के। तो क्या मुस्लिम लीग नून भी ये चाहेगी इस वक्त? और क्या अगर बिलफर्ज महाल इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, इलेक्शंस लड़ने की पोजीशन में होते हैं, तो क्या वो उनका तर्ज सियासत तब्दील होगा या नहीं होगा? ब्रेक के बाद ये सवाल रखेंगे। हबीब अकरम साहब, वैसे तो इस वक्त जो क़राइन के मुताबिक जो नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब इलेक्शंस में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ़ ही कम्स आउट एंड इफ़ ही इज़ अलाउड आई वुड से कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें और फिर उसके बाद चलें आगे चल के, वो हमेशा 1 अगेंस्ट ऑल रहे हैं। बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उनको भी साइन करना चाहिए, आई होप दैट ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, बिलावल साहब कह रहे हैं। और वो उन्होंने साथ ये भी कहा कि वेलकम टू द क्लब। तो खान साहब क्लब में शामिल होना आपके ख्याल में पसंद करेंगे, अपना तर्ज सियासत तब्दील करेंगे? एक फर्जी है कि वो आ जाएं तो उसके बाद, लेकिन आप इमरान खान साहब का जो तर्ज सियासत नहीं, उनकी जो सियासत की बुनियाद है वो दरअसल इन्हीं 2 पार्टियों को एक सिक्के के 2 रुख साबित करने में है। तो अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और बाहर आके इनके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं या इस तरह की किसी दस्तावेज पे साइन करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब इन्हीं में से एक हैं। तो लिहाजा उनका जो वो अलग होना है रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लॉट से, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो कशिश भी ख़त्म हो जाएगी, उनके लिए गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी और फिर वो एक पीडीएम का हिस्सा बन के रह जाएंगे। और ये आज की ख्वाहिश नहीं है पीडीएम से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रोह सियासतकारों की, ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। यानी उस वक्त की ख्वाहिश है जब अभी इमरान खान हुकूमत में थे। उस वक्त मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इमरान खान हम में से एक समझा जाए
और फिर वो शख्स जब वो साहब जो बाद में वजीर बने, और मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि क्या आप इमरान खान से किसी दर्जे में बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त तक नहीं जब तक इन्हें सजा नहीं हो, जब तक ये चिल्लाएं नहीं, जब तक ये डील नहीं करें, जब तक कुछ इस तरह के मामलात हों और ये हमारे जैसे ही कंसीडर होंगे तो तब हम इनके साथ कोई किसी भी किस्म का चार्टर साइन कर सकते हैं, किसी भी किस्म की बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दीगर जमातों में से एक बनाना, दरअसल ये पीडीएम का बड़ा पुराना हदफ है। दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, अब जब मैं हाइंडसाइट पे गौर करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान इख्तलाफ ही दरअसल पाक जमहूरियत की बुनियाद होता है। जब आप इस तरह के दस्तूर से बाहर के कोई चीज़ें, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, तो फिर एक दूसरे में फ़र्क क्या रह गया? वो अरबी का एक मुहावरा है, इज़ा खासम अल लसूस ज़हर अल मसरूक, जब चोर आपस में लड़ पड़े तो चोरी का माल मिल जाता है। सियासतदानों का आपस में लड़ते झगड़ते रहना, आपस में एक दूसरे पर सवालात उठाते रहना ही दरअसल जमहूरियत का खासा है। इसी के नतीजे में शफाफियत पैदा होती है। जब आप सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर एक ही पार्टी बन जाए, फिर पीडीएम ही रख लें। आपकी तो अभी सब आपकी तो काफ़ी मुलाकातें रही उनकी गिरफ्तारी से पहले इमरान खान साहब से भी, आपसे वो मुझे पता है वो आपसे मशवरा वगैरह भी करते थे, तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे आपने उनको यही मशवरा दिया होगा कि यार ये खान साहब इस तरह की कोई बात नहीं करनी, किसी सियासी अपने आप के अच्छा, एक तो मैं आपकी इस बात की मैं सख्ती से तरदीद करता हूं कि मैं कभी इमरान खान साहब को मशवरा देता रहा हूं। मैंने कभी किसी सियासतदान को मशवरा देने की हिमाकत नहीं। वो आपसे तो मांगते रहे। सियासतदान जो कुछ भी करते हैं, देखिए वो मुझसे नहीं मांगते रहे, वो उनकी मुशावरत की मजालिस कुछ और हैं। मैं एक जर्नलिस्टों की तरह, आम जर्नलिस्टों की तरह उनसे मिलता रहा हूं। कौन सा मुशीर कह रहा हूं? बात यह है कि जी तो लिहाजा अब मुझे देखिए, जो इमरान खान साहब, देखिए मैं तो आपको पॉलिटिक्स का सिंपल एक सीधा रास्ता बता रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने 2013 में इलेक्शन इसलिए हारा था कि उसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, इनमें की दीगर वजूहात के साथ एक अहम बात जो है वो इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर सो कॉल्ड अभी जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि जनाब मदद नहीं होगी, तो अब इस पे को हंस ही सकता है और क्या कहे। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से कि इमरान खान साहब और फिर जो हबीब साहब कह रहे हैं कि वो तो हंस सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, ऐसे लगता है बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि अगर यूं ही चलता रहेगा तो फिर तो कल एक की टांग खींचेगा, परसों दूसरा तीसरे की खींचेगा और फिर एक चक्कर ही चलता रहेगा। आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, मैं बसर एहतराम हबीब अकरम साहब से ये उनका बयानिया बाय करने को तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई उसूल की सियासत की है, या वो उसूली तौर पे समझते थे कि ये दोनों जमातें चोर हैं और मैं इनके खिलाफ जहाद करता रहूँगा। इमरान खान साहब ने बड़ी कंप्रोमाइज सियासत की है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मीडिया के अंदर या हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर इमरान खान साहब एक बासूल सियासतदान दिखाया गया है, बाकी सियासी जमातों को कंप्रोमाइज किस्म की सियासत करते दिखाया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के बारे में एक सोच रखते थे कि ये खानदान चोर है, उसी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान साहब ने सलीम मांडीवाला, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने थे, अब्दुल कदूस बजंजो साहब को कहा था कि मेरे वोट आप इस्तेमाल कर लें और जाके डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए आप वोट डलवा दें। यही इमरान खान साहब थे, और यही इमरान खान साहब थे जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आया तो ये किसके साथ जाकर खड़े हो गए थे। यही इमरान खान साहब थे जब बलूचिस्तान के अंदर PMLN की हुकूमत गिराई गई तो इमरान खान साहब उस वक्त किसके साथ जो है वो खड़े थे जाके। और मैं समझता हूँ कि देखिए, एक माहौल बना दिया गया कि नहीं, खान साहब तो इन दो जमातों के साथ चलने को तैयार नहीं है, लेकिन खान साहब ने जहाँ अपना फायदा देखा, बल्कि अपनी जमात के अंदर ही, मैं आपको आज़ाद कश्मीर की मिसाल देता हूँ। सरदार तनवीर इलियास साहब वहाँ पे वज़ीर आज़म थे और इमरान खान साहब ने परवेज खटक साहब को और असद कैसर साहब को वहां पे भेजा कि अगर वो हट जाते हैं तो हम अपना उम्मीदवार वहां पर लेकर आएंगे। उससे पहले वो क्यूम खान न्याजी को वज़ीर बना चुके थे। उसके बाद उसी फैसले को रिवर्स करके उन्होंने सरदार तनवीर इलियास खान को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनवाया था। और जब ये फैसला हो गया और उनके अनवर लक साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, वो PTI को छोड़ के पूरा ग्रुप दूसरी तरफ चले गए और वहां जाकर उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात ने, सारे मेंबरान ने मिलकर वोट दिया अनवर लक साहब को और उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया। सर वो कौन सा उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आगे आपको लगता है कि मतलब चेंज होगा कोई? अगर मुझे चंद सेकंड दे दें। प्लीज सर।
ये दोबारा वापस उसी रोज लाहौर में जमान पार्क में आए, वोट डालकर आए इनवार हक साहब को, चौधरी इनवार हक को, और आके इमरान खान साहब के पास आकर फिर पीटीआई में शामिल हो गए। फिर सरदार कयूम खान न्याजी पीटीआई एजेके के सदर बना दिए गए उसी महफिल के अंदर। हालांकि वो वोट डालकर आए थे इस बंदे को, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के पीटीआई में चल गई, इसलिए कि खान साहब को ये सारी चीजें बताई गई थी और खान साहब ने इस पे कॉम्प्रोमाइज किया। ऐसी नौबत आ गई जिसपे खान साहब का अपना सर्वाइवल या आपको उसको जरूरत पड़ गई कि उनका फायदा हो सकता है, खान साहब के साथ में भी जा सकते हैं, खान साहब कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। ठीक, आप कुछ ऐड कर लें हबीब साहब, मैं फिर नजर रूमी साहब की तरफ। अकबर साहब मैं एक ऐड करना चाहूंगा जी सर, कि पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातों में से वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और शायद वाहिद लीडर इमरान खान है। उनके नजदीक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ही मुल्क चल सकता है। वो इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का एक स्ट्रक्चर्ड ताल्लुक कहते हैं। वो जलसों में भी अनाउंस करते रहे हैं कि मैं मिल के चलने को तैयार हूं। ये बात अब तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं सर। एक सेकंड, उन्होंने खुद कही, उनका मुझे इस बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं अगर इख्तिदार में आऊं तो मैं एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो है उनको दुरुस्त करने में एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार हो सकता है। ठीक है रूमी साहब, हाउ डू यू टेक दिस, लिसनिंग टू नसरुल्लाह मलिक साहब, हबीब अकरम साहब। हबीब साहब तो ये कह रहे हैं कि वो अनअपोलोजेटिक है इस बात के ऊपर कि, और उनको लगता है कि वो जितना डीपली एंट्रेंस्ड है एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के तमाम सिस्टम्स के अंदर, उनको निकाला नहीं जा सकता, दे हैव अ रोल इन इट। तो फिर चार्टर डेमोक्रेसी तो फायदा ही कोई नहीं है फिर। देखिए अकबर, 2 बातें आप लोग कर रहे हैं। पहली बात तो एक उसूली बात है, और उसूली बात यह है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें, सिविलियन कुव्वतें मिलकर कोई रूल्स ऑफ द गेम का तयन नहीं करेंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान में जमहूरी सफ़र आगे नहीं बढ़ेगा। यही तहरीक थी 2006 में, जिसकी वजह से 2 शदीद सियासी मुखालिफ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब मिलकर उन्होंने ये माहिदा साइन किया और पार्टियां भी शामिल हो गई थी उसमें। आप उसका मतन क्या था? उसका मतन वो नहीं था जिसकी के तशरीह इमरान खान साहब और उनकी पार्टी करते हैं कि मुक्का और चोर इकट्ठे हो गए। उसका मतन ये था कि आप जो हैं पार्लियामेंट की और सियासी जो अमल है उसमें इस्टेब्लिशमेंट को नहीं शामिल करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को मौका नहीं देंगे कि वो डिरेल करे जमहूरियत को। और भी उसमें बहुत सारी बातें थी, और उसी की वजह से 2010 में 18वीं तरमीम जो है वो सामने आई, जिससे जो कि एक बहुत बड़ा संग मील है पाकिस्तान की तारीख में। हमारा आइन जो कि मसख शुदा था मुख्तलिफ दहाइयों से, उसको ठीक किया गया और सूबाई खुद मुख्तारी दी गई, जो कि दरीना मुतालबा है पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों का 1947 से, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन चूंकि प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा था, और आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट जो है उसके खिलाफ अभी भी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक महाज बना हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं जिसको ख़त्म होना चाहिए, ये बड़ा गलत काम हुआ। आपको याद हो कि जब जनरल बाजवा आए थे तो का जब ऐलान हुआ था, उसका एक जुज़्व जो था वो ये भी था कि 18वीं तरमीम को कैसे ठीक करना है, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि आइन को बदलना और जिस हद तक वो पहले वाले हालात नहीं हैं। तो इमरान खान साहब उस पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनकी जो इमरजेंस है 2011 के जलसे के बाद वो 18वीं तरमीम पे बाद ही आई, और वो बहैसियत एक सी जिसे कहना चाहिए तर्जुमान के तौर के ऊपर वो सियासत में आए। सबको मालूम है कि 2011 का जलसा हो या मीडिया के ऊपर पाबंदियां हो, मुझे तो मेरे पास ना एक्चुअली टाइम कम है, मेरे पास अगला टॉपिक भी है। मुझे आपकी बात से भी ये लगा कि यूं ही चलना है फिर मामला आगे। मैं यूं नहीं चलना, लेकिन बात यह कि अब बिल्कुल वक्त आ गया है, चूंकि अब इमरान खान साहब को आटे दाल का भाव पता लग गया है। ये तो सर टाइम विल टेल, आटे दाल का भाव पता चला है कि नहीं चला, और पता चल गया तो क्या उससे परेशानी भी है उनको कि नहीं है। मैं आगे बढ़ना है सर। अच्छा 6 मिनट है मेरे पास। मेरा ख्याल है कि एक सवाल आप तीनों के सामने सेम ही है, ब्रीफली उस पर कर दीजिएगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब की खुसूसी अदालत ख़त्म करने वाली है जो इस वक्त अपील सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बेंच बन गया है। फैज़ाबाद की समाअत आप सबके सामने है, वो चल रहा है। हाँ, ये नहीं समझ आती कि भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल था उसको वाला जो रेफरेंस है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं खोल रहे? शायद खोल ही लें काजी फाइज़ साहब। लेकिन
हबीब साहब, आपके ख्याल में इन केसेस में मिसालें बनाने से, पुराने केसेस में यानी पुराने मुर्दे उखाड़ के निकाल के उन्हें अकड़ों बिठा के उनसे जरा करना, आई एम ऑल फॉर इट पर्सनली, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है आपके ख्याल में? आज के हालात पे उसका कोई फ़र्क पड़ेगा? आपने अपने सवाल में इसका खुद ही जवाब दे दिया कि मैं भी आप ये आज के हालात में इसका कोई तुक बनता नहीं है। आज के हालात जो हैं वो कुछ और तरह के हैं। यहाँ पे जिंदा लोगों की मुसीबत बनी हुई है। अभी तो आप पुरानी चीज़ों पे जा रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे 21 अक्टूबर को इसी शहर लाहौर में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक जलसा करते हैं PMLN वाले, और 22 अक्टूबर को काहना में एक छोटी सी कन्वेंशनी करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पूरी की पूरी पुलिस जो है वहां पे धावा बोलती है, हथकड़ियां लेके चली जाती है, कैदी वैगने लेके चली जाती है और फिर वहां से लोगों को तितर बितर करती है। अब क्या सवाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या परवेज मुशर्रफ साहब वाला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यहां पर इस वक्त एक जमात जो है वो हर तरह से तासुर दे रही है, बल्कि उसने कह दिया है कि आप मुझे उम्मीदवारों के लिए जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपनी दरखास्त दे और इतने पैसे जमा कराए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये इस वक्त ऐसा कर सकती है? सही। देखिए, यहां पर इस वक्त अहम तरीन सवाल यह है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए क्या हम पीछे इंसाफ कभी माजी में जाके नहीं हो सकता। नहीं, वो हो सकता है, ऐसे लगता है उनके ज़हन में है कि शायद हम पिछली मिसालें बनाएंगे तो यहाँ पे उनको निशान इबरत बनाएंगे तो ये इबरत पकड़ लेंगे। अकबर साहब, जो तारीख है वो रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। वहां से आप सबक हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहां पे अगर आपने बैक व्यू मिरर देख के गाड़ी चलानी है तो आप डेफिनेटली कोई हादसा कर। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। नसरुल्लाह साहब, आपकी इस पे क्या है? मतलब जो बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आज हैं उनको एड्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो माजी में हो चुकी हैं वो भी जरूरी है? मेरी राय के अंदर आपकी राय इस पे क्या है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, माजी को याद करना या उससे सबक सीखना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आप माजी में उलझे रहेंगे तो आगे का सफर कैसे तय करेंगे? आपने माजी को देखना होता है मुस्तकबिल के सफर को तय करने के लिए। लेकिन अगर आप माजी की चीजें लेकर बैठ जाएंगे, उन फैसलों पर वक्त लगाएंगे, अपना वक्त जाया करेंगे, पूरी कौम को आप उलझा देंगे, तो आप आने वाला जो सफर है आपका वो आप तय नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल में उन चीजों से हमें निकल जाना चाहिए। देखिए, कभी कोई उठता है वो कहता है जी 50 साल दौर का एहतसाब होना चाहिए, कभी कोई कहता है अयूब खान से शुरू कर लें। इसका मतलब ये कि आप आज एहतसाब नहीं करना चाहते। ये अगर आप माजी में चले जाएंगे तो आज तो जो आपके मामलात हैं आप उनको तय नहीं करना चाहते। ठीक। मेरे ख्याल में इससे हम उलझे बगैर आगे बढ़ जाना चाहिए और आज के हालात और आने वाले दिनों के हालात के हवाले से आपको मनसूबबंदी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। रूमी साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स इसके ऊपर क्या कहते हैं उसको? आपने दोनों आर्गुमेंट सुन लिए। वो ये निकाला चाहता है काम क्या पुराने केसेस से, तू गालिब, क्या मामला है, क्यों उधर जा रहे हैं काजी साहब? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे का सोचना चाहिए और बढ़ना चाहिए, और माजी में अगर आप उलझ जाते हैं तो फिर बिल्कुल उलझ जाते हैं। लेकिन इसमें एक और मामला ये भी है, एहतसाब का भी मामला है कि आइन शिकनी जो है वो उसको जब तक आप उस जुर्म को बाकायदा जो है उसकी सजाएं नहीं देना शुरू करेंगे तो फिर इस तरह की एडवेंचरिज्म जारी रहेगा। और अगर आज आप अपनी हालिया तारीख देखें, उसका मसला यही है ना कि जिन लोगों ने अपने आइन से कुछ वफादारी की ओथ ली होती है वो उसको बहुत ही आसानी से वायलेट करते हैं, चाहे वो सिविलियंस हों या नॉन सिविलियंस हों, चाहे वो मुंतखब हों या गैर मुंतखब हों। तो इस सिलसिले को भी तो रोकना होगा ना। अगर ये नहीं रुकेगा तो फिर ये तो मामला यूं ही चलता रहेगा। सही है। एक छोटी सी चीज सर आपसे पूछनी है, आपको वैसे लगता है कि कोई पोस्ट्यूमस सजा होगी यहाँ पे, यानी कि कब मर्ग के बाद जो परवेज मुशर्रफ साहब और फिर पोस्ट रिटायरमेंट सजाएं भी होंगी, वो आएगा कुछ ऐसा आपके ख्याल में? देखिए, दुनिया की तारीख में हुई हैं पोस्टमस सजाएं। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को पोस्टमस देनी चाहिए सजा, मगर ये कि सुप्रीम कोर्ट को जो गलत हुआ है माजी में, एक पिटिशन भुट्टो के कत्ल की भी पड़ी हुई है उनके पास 11-12 साल से, उसकी भी बारी नहीं आई।
और ये जो आइन शिकनी हुई थी, नवंबर की इमरजेंसी लगी थी 2007 में, जिस अंदाज से लगाई गई थी वो भी अनरिजॉल्व्ड है मामला। उसके बाद कई और वायलेशंस, एक वायलेशन सैकड़ों वायलेशन को जन्म देती है। अगर इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी और जमहूरियत चाहिए तो कुछ ना कुछ तो और उसके लिए अदालतों को भी बड़ा फाल किरदार करना चाहिए अदा। और भुट्टो साहब का जो कत्ल का रेफरेंस है वो अभी तक पड़ा हुआ है, वो शायद इस वजह से नहीं क्योंकि वो अपनी बरादरी है ना वहाँ पे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आप तीनों का, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।